हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 2। दोस्तों यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। दोस्तों इस पार्ट में हम लेके आए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों ये रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है एन.के. सिंह, ऑप्शन बी है के.सी. पंत, ऑप्शन सी है सी रंगराजन, ऑप्शन डी है एन.के.पी. साल्वे। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन.के. सिंह। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं वो है एन.के. सिंह। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यह परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है आपका, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों ऑप्शन ए है 22 अक्टूबर 1950, ऑप्शन बी है 22 नवंबर 1951, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी है 24 नवंबर 1954। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 नवंबर 1951। तो दोस्तों भारतीय वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 22 नवंबर 1951 को हुई थी। अगला सवाल आपका, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था? तो दोस्तों ऑप्शन ए अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है इंपीरियल बैंक, ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवध कमर्शियल बैंक। तो दोस्तों भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। दोस्तों अगला सवाल है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 1 अप्रैल 1934 को, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन सी है 2 अप्रैल 1947 को, ऑप्शन डी है 2 अप्रैल 1950 को। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935 को। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय ये आरबीआई होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। सवाल है आपका, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों यह एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आप सही आंसर चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल करते हैं, करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है होशंगाबाद और ऑप्शन डी है पटना। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नासिक। तो दोस्तों करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक में स्थित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1955 को और दोस्तों ऑप्शन डी है आपका 19 जुलाई 1969 को। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 1955 को। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अगला सवाल है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी है मुंबई। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है आपका, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? दोस्तों ऑप्शन ए 14 नवंबर 1972, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1975, ऑप्शन सी 21 मई 1976 और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 1977। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1975 को दोस्तों प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है सितंबर 1956, ऑप्शन बी नवंबर 1957, ऑप्शन सी जनवरी 1958, ऑप्शन डी है मार्च 1959। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1956। तो दोस्तों एलआईसी की यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना की सितंबर 1956 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है यूटीआई, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेबी। तो दोस्तों सेबी है वह शेयर बाजार पर यानी स्टॉक मार्केट पर नियंत्रण रखने वाली संस्था है। अगला सवाल है आपका, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? ऑप्शन ए है सेंसेक्स, ऑप्शन बी है डो जोन्स, ऑप्शन सी है निफ्टी, ऑप्शन डी है सेमेक्स। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंसेक्स। दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वह सेंसेक्स है। अगला सवाल है आपका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी है कानपुर। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, यानी कि दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है लखनऊ में स्थित है। दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन ए बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन डी है कर सुधारों से। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैंकिंग सुधारों से। तो नरसिम्हा समिति जो बैंकिंग सुधारों से संबंधित थी। अगला सवाल है आपका, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित? ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति से, ऑप्शन बी है शेयर बाजार, ऑप्शन सी है बैंकिंग सुधार, ऑप्शन डी आर्थिक सुधार से। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार से। तो दोस्तों जो बुल एंड बियर शब्द है शेयर मार्केट से संबंधित शब्द है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। यानी कि दोस्तों कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 बार। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक भारत के जो रुपया है उसका 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 बार। अगला सवाल है आपका, मुद्रास्फीति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, ऑप्शन बी मुद्रा का मूल्य गिरता है, ऑप्शन सी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है, मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, इसके लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? दोस्तों आपका ऑप्शन ए 1978 79,
बी है 1981-82, ऑप्शन सी है आपका 1993-94 और ऑप्शन डी है 1998-99। तो दोस्तों मुद्रास्फीति मापने के लिए, महंगाई नापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1993-94 के आधार पर यह मुद्रास्फीति का माप किया जाता है। अगला सवाल है आपका, देश के सबसे बड़े एवं पुराने म्यूचुअल फंड यूटीआई का दो अलग अलग हिस्सों में पहला तथा दूसरे में विभाजन हो तथा का विभाजन कब से प्रभावी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1 मार्च 2001 से। ये जो यूटीआई का जो विभाजन कब से लागू हुआ था? एक है 1 मार्च 2001, ऑप्शन बी है 1 फरवरी 2003, ऑप्शन सी है 3 अप्रैल 2004 और ऑप्शन डी 2 फरवरी 2005। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी 2003 से सबसे बड़े एवं पुराने म्यूचुअल फंड का दो अलग अलग हिस्सों में विभाजन हो गया। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2003। अगला सवाल है आपका, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1989, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1989, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1991 और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1992। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1992 को। तो दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी को जो वैधानिक दर्जा मिला था वह 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्षेत्रीय बैंक, ऑप्शन बी है भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी है सहकारी बैंक, ऑप्शन डी है नाबार्ड बैंक। नाबार्ड। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। तो दोस्तों नाबार्ड जो है वह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए धन उपलब्ध करवाने वाला संस्था है। अगला सवाल है आपका, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका 19, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी है 11। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 बैंकों का। तो दोस्तों वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का। अगला सवाल है आपका, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 1901 से 1911, ऑप्शन बी 1911 से 1921, ऑप्शन सी 1951 से 1961, ऑप्शन डी है 1971 से 1981। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 से 1921। तो दोस्तों वर्ष 1911 से 1921 तक के दशक को जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को आप जरूर रट लीजिए। अगला सवाल है आपका, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1.02 अरब, ऑप्शन बी 1.04 अरब, ऑप्शन सी 1.0 अरब और ऑप्शन डी 1.6 अरब। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.02 अरब। तो दोस्तों वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो जनगणना थी, जो जनसंख्या थी 1.02 अरब थी। और अब तो दोस्तों हम टॉप करने वाले हैं। अगला सवाल है आपका, भारत में 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? ऑप्शन ए 23.87%, ऑप्शन बी है 22.50%, ऑप्शन सी है 21.54%, ऑप्शन डी है 20.67%। तो दोस्तों वर्ष 1991 से 2001 के बीच में जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि रही है वह कितनी रही है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21.54%। तो दोस्तों 1991 से और 2001 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.54% रही है। दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी थी? दोस्तों ऑप्शन ए 933, ऑप्शन बी है 935, ऑप्शन सी है 931 और ऑप्शन डी है 950। तो दोस्तों वर्ष 2001 के बारे में सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में, तो आपको यह भी पता होने चाहिए। अगला ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 933। तो दोस्तों वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 933 होती थी। अगला सवाल है आपका, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बिहार, ऑप्शन बी है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा, ऑप्शन सी है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बिहार। यह जो गलत मिलान है, यह सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है आपका, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका सवाल है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। दोस्तों इस शब्द को इसको ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां के बारे में कहा गया है, मध्य प्रदेश में ये सर्वाधिक पाई जाती हैं। अगला सवाल है आपका, भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? दोस्तों ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो दोस्तों बिहार में महिलाओं की जो साक्षरता है वह न्यूनतम है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत था। तो दोस्तों कुल अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत पूछा गया है आपके पिछले एग्जाम में 2001 की जनगणना से संबंधित। दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 10.2%, ऑप्शन बी 8.2%, ऑप्शन सी 7.3%, ऑप्शन डी 6.9%। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 8.2%। तो दोस्तों वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जो अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत था वह 8.2% था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? तो दोस्तों ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी ओडिशा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश इसमें टॉप कर रहा है, सर्वाधिक गरीबों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। अगला सवाल है आपके, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? दोस्तों जनगणना 2001 की बात कर रहा है, तो कितनी जो वार्षिक वृद्धि दर रही थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए 2.24%, ऑप्शन बी 2.17, ऑप्शन सी 1.9%, ऑप्शन डी 1.20%। दोस्तों वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर पूछिए दोस्तों, तो वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.95%। तो दोस्तों ये वार्षिक वृद्धि दर पूछी, इसमें आप डाउट में ना आए, तो ये 1.95% थी, 2001 की बात कर रहा है। ये पिछला डेटा पूछा है आपकी परीक्षा में, यह भी आपको देखना जरूरी है। अगला सवाल है, वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? दोस्तों ऑप्शन ए 62.24%, ऑप्शन बी है 64.8%, ऑप्शन सी है 65.9% और ऑप्शन डी है 63.2%। तो दोस्तों इन सवालों से आपको अंदाजा लग रहा होगा वर्ष 2001 में क्या स्थिति थी। दोस्तों आपका इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64.8%। अगला सवाल है आपका, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, ऑप्शन बी विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात को प्रोत्साहन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, इसको मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जब विश्व की अन्य मुद्राओं की तुलना में किसी देश की मुद्रा का रेट कम हो जाता है तो उसको मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसको करेंसी डिवैल्यूएशन बोलते हैं। अगला सवाल है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपने यदि अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, पार्ट फर्स्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। इन प्रश्नों में से आपको परीक्षा में इन प्रश्नों के संग्रह में से आपको अलग नहीं जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी है कारपोरेट द्वारा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण की जो सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल है आपका, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन डी सी है रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव के। दोस्तों 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी है संसद। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से जो अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। दोस्तों अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है एसबीआई, ऑप्शन डी है एचडीएफसी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसबीआई। तो दोस्तों एसबीआई जो है देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। अगला सवाल है आपका, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? दोस्तों ऑप्शन ए रक्षा व्यय, ऑप्शन बी है किसानों को सब्सिडी, ऑप्शन सी है सामाजिक सेवाओं पर व्यय और ऑप्शन डी है ब्याज भुगतान। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्याज भुगतान। तो दोस्तों केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद जो है वह ब्याज भुगतान है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया है? बीमा व्यवसाय से संबंधित कौन सी संस्था? दोस्तों ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी बीमा नियमन एवं प्राधिकरण, ऑप्शन सी बीमा विकास निगम और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीमा नियमन एवं प्राधिकरण। तो दोस्तों IRDAI के द्वारा बीमा व्यवसाय के नियमन का कार्य किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपका, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है? तो किस आधार पर महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है लोगों का जीवन स्तर और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो दोस्तों भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। अगला सवाल है आपका, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व किससे प्राप्त होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है उत्पाद शुल्क, ऑप्शन बी है आयकर, ऑप्शन सी है चुंगी कर, ऑप्शन डी है कृषि कर। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन शुल्क। तो दोस्तों केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व उत्पादन शुल्क से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बजट घाटा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है राजस्व प्राप्तियों के ऊपर कुल खर्च जिसमें ऋण भी शामिल हो। दोस्तों ऑप्शन बी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व खर्च का अंतर। दोस्तों ऑप्शन सी है वित्तीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाना, ऑप्शन सी है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर,
कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। तो दोस्तों बजट का घाटा का अर्थ होता है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। दोस्तों अगला सवाल है आपका, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए जीवन संभाव्यता, ऑप्शन बी है शिक्षा का स्तर, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जब मानव विकास सूचकांक के लिए जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है आपका, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि वह उत्पाद है। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोजाना एक नई वीडियो प्राप्त होती रहती है। दोस्तों ये वीडियोज आपके रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो लोग पहली बार भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी एक्सप्लेनेशन के द्वारा ये समझी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, इनको आप जरूर देख लें। और दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ और रीजनिंग से संबंधित भी अति महत्वपूर्ण मटेरियल उपलब्ध है, उसको भी आप जरूर देख लें। दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से आते हैं, और दोस्तों हमने सभी प्रश्न इंपोर्टेंट कैटेगरी के ही सेलेक्ट किए हैं। अगला सवाल है आपका, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि वह उत्पाद, ऑप्शन ए है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ऑप्शन बी उत्तम क्वालिटी का है, ऑप्शन सी नष्ट होने वाला नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। तो दोस्तों इको मार्क चिन्ह का मतलब ये होता है कि यह कोई भी प्रोडक्ट है जिस पर इको मार्क लगा होता है, तो इससे का मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट से एनवायरमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचने वाली है। अगला सवाल है आपका, निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका कांडला, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी दमन और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। तो दोस्तों निजी क्षेत्र में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ जो सूरत में स्थापित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत में सबसे पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य मध्य प्रदेश यानी कि MP है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो दोस्तों भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन ए है अवमूल्यन, ऑप्शन बी है विमुद्रीकरण, ऑप्शन सी अधिमूल्यन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवमूल्यन। तो दोस्तों जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा स्थिति पैदा हो तो हमें अवमूल्यन का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है आपका, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है देवास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैंक नोट प्रेस जो है वह देवास में भी स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर आप खुद दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और दोस्तों कमेंट में आप हमें यह भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, इससे हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम दे देते हैं। ऑप्शन ए है मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ऑप्शन बी है वस्तुओं की राशनिंग, ऑप्शन सी है मांग पर नियंत्रण और ऑप्शन डी है ब्याज दर में कमी। तो दोस्तों मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के नियंत्रण में विधि मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ये इससे हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन बी है वस्तुओं की राशनिंग, इससे भी हम जो महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन सी है मांग पर नियंत्रण, इससे भी हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ब्याज की दर में कमी करने से हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस विधि से हम महंगाई कंट्रोल यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संकलन पार्ट 2। और यदि दोस्तों अभी आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। दोस्तों आपके कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक यदि आपने बाकी वीडियोस हमारे चैनल पर नहीं देखी तो उनको भी आप जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।